अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो नगरीय निकाय चुनाव थे सन 2004 में, तब आपकी ड्यूटी भिंड में थी और भिंड में आपको पता चलता है कि डकैतों ने कब्जा कर लिया है मतदान केंद्र पर और मतपेटी लूटने की तैयारी भी चल रही है। तो डकैत थे और वहाँ पर जो निवासी थे वहाँ के ईंटें उठा ली थी आपके लिए। तो जब आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी के लिए, जब आपके बच्चों पे कोई खतरा हो, तो फिर आप क्या पीछे हटेंगे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव और कार्यक्रम है संघर्ष से शिखर तक। दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में मध्य प्रदेश पुलिस की एक ऐसी काबिल महिला पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी बहादुरी के चर्चे पूरे पुलिस महकमे में हैं और कहा जाता है कि वो जिस भी केस को अपने हाथ में लेती हैं उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। जी, हम बात कर रहे हैं सुमन गुर्जर जी की, जो कि ग्वालियर में एडिशनल एसपी भी पहले रह चुकी हैं और पुलिस में कई महत्वपूर्ण विभागों में वे काम कर चुकी हैं और फिलहाल वे शिवपुरी में 18 बटालियन में डिप्टी कमांडेंट पद के तौर पर काबिज हैं। लेकिन एक महिला का पुलिस महकमे में एंट्री करना और इतनी सफलता पाना इतना आसान नहीं होता। इन सफलता के बीच में आती हैं कई सारी मुश्किलें और कड़ा संघर्ष। इन कड़े संघर्षों को पार करके ही सुमन गुर्जर जी इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो आइए आज हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, संघर्ष के बारे में कि कैसे उन्होंने सफलता हासिल की और पुलिस महकमे में एंट्री ली और आज वो इस पोस्ट पर कैसे पहुँची। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, इसमें हम लोग पहला सवाल आपके बचपन से जुड़ा ही करेंगे। जो मुझे जानकारी है कि आपकी माताजी की बहुत इच्छा थी कि उनकी बेटी पुलिस की वर्दी पहने। तो जैसे कि मुरैना से आप बिलोंग करते हैं, कैसा माहौल था बचपन में? क्या आपको ट्रेनिंग मिली? कब आपको लगा कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए? और शिक्षा में कैसा आपका स्तर रहता था? अच्छे से पढ़ाई करती थी या क्लास बंक करती थी आप भी? मेरा गांव जींगनी मुरैना ज़िले में है और मेरे पिताजी यहाँ सन 71 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक शाखा प्रबंधक के तक रहे और वो यहाँ नौकरी करने आए थे। मेरे पिताजी भी अपने समय के काफ़ी पढ़े लिखे और विद्वान लोगों में उनकी गिनती थी। तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहाँ ग्वालियर ही हुई, सरस्वती शिशु मंदिर में 8वीं तक, और उसके बाद लक्ष्मीबाई स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो नई सड़क पे है, जिसके प्राचार्य श्री जगदीश तोमर थे, वो वहाँ मेरी आगे की 12वीं तक की शिक्षा हुई। तो जो माताजी का आपने बताया, तो मेरे पिताजी 6 भाई हैं, हमारी कोई बुआ नहीं। और मैं अपने परिवार में, चूँकि एक बड़ा परिवार था जिसमें लड़कों की और पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी, बच्चियाँ कम थी। मेरे मामाओं की भी मैं अकेली ही भांजी हूँ। तो मेरा बचपन मेरे चाचाओं और इनके साथ बहुत ही जो एक पैम्परिंग चाइल्ड होता है जिसकी बहुत केयर की जाती है, उस तरह से बीता। और शुरू से ही, जैसे अभी आप मेरे बाल देख रहे हैं, ऐसे शुरू से ही रहे। मैंने शुरू से ही अपने चाचाओं की तरह पैंट शर्ट वगैरह ही पहने और उनके साथ जो बचपन में जो गांव में लड़कियों की जो गतिविधियां होती हैं, ट्रैक्टर चलाना, ये करना, वो सब मैं अपने चाचाओं के साथ करती रही। मेरे जो सबसे छोटे चाचा मुझसे मात्र 8 साल ही बड़े थे, तो उनके साथ उनकी देखरेख में ही मेरा ज़्यादा बचपन बीता। मेरे मामाओं की और मेरी उम्र में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, 8, 9, 10 साल का अंतर ही था। तो इस तरह से मेरा बचपन बीता। तो एक टॉम बॉय टाइप की मैं शुरू से ही थी। और पढ़ाई में तो चूँकि घर का वातावरण ही ऐसा था कि हमने जो किताबें बाद में पता चला कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो हमने बहुत बचपन में ऐसे ही छोटे में पढ़ ली, क्योंकि पिताजी को पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो तरह तरह की किताबें और तरह तरह की पत्रिकाएं घर में रहती थी और तरह तरह के पढ़े लिखे लोगों का घर में आना जाना रहता था। तो वातावरण ही ऐसा मिला। तो पढ़ने में मेरी रुचि थी। कोर्स पढ़ने में तो थी ही, पर कोर्स के अलावा मैं इधर उधर का भी बहुत पढ़ती थी। जो भी घर में रखा मिल जाए मैं उसको पढ़ती थी। और मेरे बड़े ताऊ जी तो ऐसे थे कि अगर जिस लिफाफे में समोसे जलेबी आते थे उसको भी पढ़ के ही रखते थे वो अलग, तो वो भी सारे समय पढ़ते रहते थे। और तो हमारे घर में जो दिनमान एक पत्रिका निकलती थी मेरे बाबा के पास, उसका पहला अंक से लेकर अंतिम अंक तक गांव में भी थे। और अभी जो एक इशू यहाँ चला था किसी गुर्जर प्रतिमा को लगने पे, तो दिल्ली और नोएडा से भी लोग मेरे गांव पहुँचे कि उनके बाबा के पास कुछ दस्तावेज मिलेंगे ज़रूरी। तो इस तरह का वातावरण घर में था, तो पढ़ाई लिखाई के प्रति तो रुझान था ही। अब रही बात माताजी की, तो वो एक शाम को टीवी में एक कार्यक्रम देखती थी जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण लोगों के साक्षात्कार, जैसा आप अभी मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसे दिखाते थे। तो उन्होंने किरण बेदी को देखा 82-83 में कभी, तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि मैं इसको ऐसा ही देखना चाहती हूँ।
तो ये तो बात उनके अनकॉन्शियस में थी और मेरे भी पता नहीं थी। लेकिन 10वीं के बाद जैसा कि ज़्यादातर होता है, उस समय मैथ्स या बायो यही विषय लिए जाते थे, तो हमने भी लिए। और जो मेरे प्राचार्य थे श्री जगदीश तोमर, उन्होंने मेरे पिताजी को बहुत कहा कि ये साहित्य का गुलाब विज्ञान के मरुथल में आप क्यों ले जा रहे हैं। लेकिन मेरी भी जिद थी कि मुझे यही विषय लेने हैं, सारे होशियार बच्चे यही विषय ले रहे हैं। पिताजी को भी लगा कि एक बार मेडिकल में जाएगी तो शायद कैरियर सुरक्षित हो जाएगा। तो मैंने 12th के बाद फिर पीएमटी दी। तो पीएमटी में मेरा 2 अटैम्प्ट में भी नहीं हुआ, और जब फाइनली मेरा हुआ तो मुझे वेटरनरी वगैरह या आयुर्वेद ऐसा कुछ मिलता। तो मेरे पापा ने मना कर किया कि इसमें MBBS करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और क्या तुम फिर देना चाहोगी। तब तक मुझे लगने लगा था कि मेरी राह, पता नहीं क्यों मुझे अपने अंदर से ऐसा लगता था कि मैं एक डॉक्टर बनने के बजाय मुझे कुछ समाज को कुछ लौटाना है। क्योंकि प्राचार्य जी के साथ, श्री जगदीश तोमर जी के साथ मैं विवेकानंद नीडम और संस्कार भारती ऐसे विभिन्न संस्थानों में जाती थी। तो एक जो शिशु मंदिर का माहौल था, घर का जो माहौल था, उसमें एक आदर्श किशोरावस्था में एक रहते ही है कि हमें अपने जीवन को, देश को और समाज को समर्पित करना है। तो मैंने पापा को कहा कि मैं तो विवेकानंद केंद्र की जीवन वृत्ति बनूंगी और मैं अब मेडिकल की तैयारी नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि जीवन वृत्ति तुम बनोगी, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें समाज की ही सेवा करनी है तो दे तो वही व्यक्ति सकता है जिसके पास कुछ हो। तो जब कुछ होगा नहीं तो कैसे दोगी। तो कुछ ऐसे शक्ति संपन्न पद पे पहुँचो जहाँ के तुम्हारे पास कुछ हो करने के लिए। ये दरअसल मुझे घेरने का एक तरीका था उनका कि मैं परीक्षा की तरफ लगूँ और मैं पढ़ूँ। तो उनकी इस बात से प्रेरित होकर मैंने BA किया, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री विषय लेकर अपने MLB कॉलेज से प्राइवेट, क्योंकि मेरे ड्रॉप हो चुके थे तो मुझे एडमिशन तो मिलना नहीं था। तो मैंने वहाँ से किया और मैं अपनी BA के साथ ही मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। पापा जी चूँकि वो खुद भी 77 तक उन्होंने PSC दी, और जिन पदों पे उनका चयन हुआ, छोटे पदों पे, वो उन पे हम लोगों की पढ़ाई की वजह से नहीं गए कि गांव देहात में रहना पड़ेगा, तो हम बड़े शहर में हम बच्चे सब पढ़ रहे थे। तो उनको बड़ा आइडिया था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरी तैयारी कराई। और मेरे चाचा और मेरे चाचा के मित्र, वो लोग भी उन दिनों तैयारी कर रहे थे, तो मुझे एक बहुत अच्छा ग्रुप मिल गया। और उसके कारण ग्वालियर से मुझे कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा, और केवल इंटरव्यू के लिए कुछ दिन के लिए मैं इंदौर गई इंटरव्यू की तैयारी के लिए, और घर में रहकर ही, और तुरंत मेरा 94 में जिस साल BA हुआ उसी साल मैंने पहली प्रीलिम्स दी और 96 वाली PSC में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैम, आप अपराधियों के लिए काफ़ी कड़क हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो बचपन में या युवा अवस्था के दौरान जब आपने कॉलेज लाइफ में थी या स्कूल लाइफ में थी, तब कुछ ऐसा वाकया हुआ हो कि आपने लड़कों की छुट्टी कर दी हो, कुटाई लगाई हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। जो शरारती जो लोग होते थे, चूँकि मेरे अंदर एक बोल्डनेस थी, फैमिली बैकग्राउंड, और मुझे जो मेरा सहयोग मेरे घर के, मेरे फादर का, मेरे चाचाओं का, इनका सबका मिलता था। उन्होंने ऐसी कोई बंदिश लगाई नहीं कि तुम लड़की हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना या ऐसा तुम्हें नहीं है। तो वो तो जो कॉलेज स्कूल में होता है वो चलता ही रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम ट्रेनिंग में गए सागर पुलिस में, तो हमारे जो वहाँ डायरेक्टर थे JNPA सागर के, उन्होंने हमें एक मंत्र दिया था, परित्राणाय साधीनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। दुष्टों के विनाश में भी कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, और साधुओं की रक्षा के लिए भी कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो वो तो हमारा कर्तव्य है, कानून कहता है, इसलिए हम करते हैं। मैम, जैसा आपने बताया आपने PMT 2 बार अटैम्प्ट दिया लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, तो उस दौरान कोई ऐसा आपको लगा हो, नेगेटिविटी आई हो कि ये मैंने गलत निर्णय ले लिया, और आपके साथ की जो फ्रेंड्स हो उनका सिलेक्शन हो गया हो, तो कभी कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आया हो, और अगर आया तो कैसे हैंडल किया आपने? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत भयानक डिप्रेशन और मैं बच्चों से यही कहती हूँ। 90 में मैंने 12वां किया था, और 98 में मैंने फरवरी 98 में मेरा रिज़ल्ट आया, और 26 अक्टूबर 98 को मैं ट्रेनिंग में गई। 8 साल वो मेरे संघर्ष का ऐसा समय था जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही, मतलब मैं जब 9वीं 10वीं में पढ़ रही होती थी तो मैं BA का कोर्स ही पढ़ चुकी होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी किताबें घर में रहती थी। तो मुझे अपने बारे में भरोसा, मैं अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट करती थी कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। और जब मैं PMT दे रही थी तो हमारे सर यदि कभी किसी काम से कहीं जाते थे कोचिंग के, तो वो मुझे क्लास ले जाने को कह देते थे कि इतना तुम पढ़ा लो, तब तक मैं आ रही हूँ। तो ऐसे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो तो फिर वो सोच ही नहीं सकता। और जब मेरा नहीं हुआ तो मैं बहुत ही उसमें गई, डिप्रेशन में गई। लेकिन
मेरे अंदर ये था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है ना, मुझे साबित करना है कि मेरे अंदर कुछ है और मैं कुछ कर सकती हूँ। और उसके लिए मुझे मेरे घर का, मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। और आप समझे कि मैं उन 8 सालों में किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में, परिवार के किसी समारोह में कहीं नहीं गई। मुझे लगता था जब मैं कुछ हासिल कर लूँगी तभी जाऊँगी। तो असफलता कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन असफलता को एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और मेहनत यदि की जाए तो हम सब कुछ पा सकते हैं। प्रत्येक असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए प्रयास अभी पूरे मन से नहीं हुआ। तो उससे शिक्षा लेकर अपना आत्मविश्लेषण करके कहाँ कमी रही, कैसे कमी रही। और कभी मन में ये आता है ना कि मुझे भी लगता था कि हमारा जो यहाँ का परिवेश था उसमें ये संभव नहीं था कि मैं अकेली दिल्ली या इंदौर कहीं जाके पढ़ूँ। तो मुझे भी लगता था कि जो लोग इलाहाबाद पढ़ रहे हैं, दिल्ली पढ़ रहे हैं, उनके कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। और कई बार लगता था लोग 3-3 MA PhD लोग दे रहे हैं, मैं तो भी BA ही कर रही हूँ और मेरा अभी 2 साल पहले हुआ भी नहीं है। तो ऐसे ख्याल जब मन में आए तो मुझे लगता था मेहनत के बल पे सब कुछ पाया जा सकता है। और मेरे पिताजी कहते थे मेहनत से कोई मरा नहीं है, कभी नहीं हुआ कि टेबल पढ़ते पढ़ते कोई मर गया, है ना। तो मेहनत कितनी भी की जा सकती है। तो ये एक वो था मेरे साथ, ईश्वर की कृपा थी, पूर्वजों का आशीर्वाद था, तो सफलता मिली। मैम अभी जो तैयारी कर रहे हैं MPPSC या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपको याद हो, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है और सिलेबस भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया हो, उस दौरान तैयारी के दौरान आपने क्या क्या बुक्स वगैरह पढ़ी थी, कोचिंग ली थी आपने, कोई कितने घंटे की पढ़ाई करी थी आपने? ऐसा कहा जाता है कि जो करते हैं, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि आप 8 साल तक घर से बाहर नहीं निकली, कि कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया आप जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा रहता था आपका तैयारी का तरीका? इसी बीच क्या हुआ था, जब मेरा PMT में नहीं हुआ तो LIC में सहायक के पद निकले, जिसमें फर्स्ट डिवीज़न जो 12वीं थे वो अप्लाई कर सकते थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम था कि मुझे लगता था पता नहीं मुझे कभी कोई आगे नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो मैंने पापा को कहा कि मैं इसको भर दूं, तो उन्होंने कहा हाँ भर दो। तो मेरा वहाँ चयन हो गया था, और जब हो गया था तो मैंने LIC की वो नौकरी कर ली थी। यहाँ फाल्को बाजार ब्रांच में मैं 6 साल तक असिस्टेंट के पद पे थी। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था, मुझे ऑफिस जाना होता था और केवल मेंस की एग्ज़ाम के समय मैं छुट्टी लेती थी 2-3 महीने की। तो उतना मेरे पास तो समय नहीं था। लेकिन मैं अभी भी ये मानती हूँ कि अगर आप कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सिलेक्टेड पढ़ाई करनी चाहिए। एकेडमिक पढ़ाई नहीं है ये कि आपको रिसर्च करना है या MA करना है। तो अपना सिलेबस पहले अच्छे से देखो, अपने सिलेबस में कौन सी चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं कि जिनको आप अच्छा पक्का कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट ही हैं, उनको टिक कर लो। वो आपका अबव एवरेज होना चाहिए, जो आपका इंटरेस्ट का पोर्शन है। जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है वो आपका इतना होना चाहिए कि आप दूसरों के लेवल पे आ जाओ, उससे कम नहीं जाए वो। तो सिलेक्टेड स्टडी और प्लानिंग के साथ स्टडी। दूसरा क्या है, मेरे पास समय भी नहीं था और मेरा स्वभाव भी नहीं है। आपने भी इतने सालों में देखा होगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड काम में विश्वास करती हूँ। जो मेरे दिमाग में जम जाती है मैं वही करती जाती हूँ। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इससे मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं तो कम किताबों से पढ़ती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने GK केवल NCERT किताबों से पढ़ी और दर्पण के विशेषांक निकलते थे उनसे पढ़ी। तो आप 10 किताबों को एक बार पढ़ें, उसके बजाय 1 किताबों को 10 बार पढ़ें। और जो आपको समझ में आ रहा है, जो किताब आपको समझ में आ रही है, जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसी को पढ़ें, बाकी भले ही आपसे कोई कुछ भी कहता रहे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैं लिखती बहुत थी और PSC में आपकी स्पीड, आपकी हैंडराइटिंग, आपकी लेखन शैली, इस सब का बड़ा प्रभाव है। आपने बहुत पढ़ लिया लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो मैं लिखती बहुत अच्छी थी, डिबेटर रही थी, तो मेरा तर्क शक्ति भी अच्छी थी। तो पढ़ती मतलब बेवजह ही मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा था, पढ़ती बहुत थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा समस्या नहीं आई। मैं कहूँगी PSC में मैंने देखा है, जान पहचान के बच्चे भी देखें, अपने साथी भी देखें, उसके वास्ट लेवल्स के समुद्र में आप डूबो मत। आप सिलेक्टेड स्टडी करो, टारगेटेड स्टडी करो, अपने सिलेबस को सामने रख के स्टडी करो और टू द पॉइंट स्टडी करो। तो वो एक टैक्टिस है। मैंने एक UPSC टॉपर का इंटरव्यू पढ़ा था कि यदि आप 50% से ज़्यादा सिलेबस तैयार करते हो तो आप अपने नंबर माइनस में करते जाते हो। तो आपको, और बच्चे जब कहते हैं हमें ये पोर्शन नहीं समझ में आ रहा, मेरे बच्चे भी, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि कोई भी किताब बनी ही इसलिए नहीं है कि उसे कोई पूरा समझ पाए, है ना। किसी किताब का कुछ हिस्सा ही समझा जा सकता है। तो इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता पे, और टारगेटेड और सिलेक्टेड पढ़ो। मैम कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, और
इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि वो नहीं हो पाते हैं सिलेक्ट, तो इंटरव्यू के लिए आप क्या टिप्स देंगे स्टूडेंट्स से? इंटरव्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप वो है चीज़। और मैं आपको बताऊँ, मेरे नंबर इंटरव्यू में 120 थे, जो इतने नंबर मैंने अब तक तो किसी के सुने नहीं है। अगर किसी के हों तो हो सकता है मैंने नहीं सुने। 150 में से 120 नंबर मुझे इंटरव्यू मिले थे, इसलिए मैं आपको इंटरव्यू के बारे में ठीक बता सकती हूँ। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में जो आपसे बात कर रहा है उसे आपके बारे में कुछ नहीं पता, उसको आप ही बताते हैं कि हमसे ये पूछो। मैं भी अपनी परसों अपनी बेटी से भी कर रही थी, उसके भी इंटरव्यू हैं कुछ ग्रेजुएशन के कुछ एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं उसको बोल रही थी, मान लो उन्होंने तुमसे हॉबी पूछी और तुमने टेनिस बोल दिया, तो अगर तुम टेनिस बोल रहे हो, तुम्हें टेनिस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फिर तुमने उनको एक शब्द दे दिया कि आओ हमसे टेनिस के बारे में पूछो, तो फिर आपको सारा पता होना चाहिए। इंटरव्यू कोई लेता नहीं है, इंटरव्यू हम कराते हैं अपना। तो हमें अपना जो भी उसमें एक एक शब्द है वो अपना तैयारी के साथ बोलना चाहिए। और इंटरव्यू के जो प्रश्न हैं, एक अपने को अपन ही सोच लो कि हमारा खुद का इंटरव्यू अगर हम ही लें तो क्या पूछा जाएगा। अपने बायोडाटा में से आप क्वेश्चन निकालो, अपना होम टाउन, अपना हॉबीज़, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों में आप अपना वो निकालो, अपने क्वेश्चंस निकालो और उनका बड़ा ईमानदारी के साथ आप उनके उत्तर लिखो। और उस उत्तरों में उन शब्दों को लाओ जिन शब्दों पे आपकी अथॉरिटी है, जिन शब्दों के बारे में आप बोल सकते हो। ऐसे अपना ज्ञान दिखाने के लिए अनावश्यक बड़ी बड़ी बातें इंटरव्यू में आप करोगे तो फंस जाओगे। बहुत विद्वान लोग बैठे हैं वो, है ना। तो जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ आप रहो और सच्चाई के साथ आप वहाँ बात करो। मैम, अब बात करेंगे आपकी सर्विस की। ऐसा कहा जाता है, मैंने एक जगह पढ़ा था मैम कि एक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस इलाके का मर्द तो सुमन गुर्जर है। वे मैं बात कर रहा हूँ, अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो नगरीय निकाय चुनाव थे सन 2004 में, तब आपकी ड्यूटी भिंड में थी और भिंड में आपको पता चलता है कि डकैतों ने कब्जा कर लिया है मतदान केंद्र पर और मतपेटी लूटने की तैयारी भी चल रही है। वहाँ पर आप अकेली थी, शायद आपके साथ एक सहायक भी कोई और थे और कोई पुलिस फोर्स नहीं थी और डकैत थे और वहाँ पर जो निवासी थे वहाँ के ईंटें उठा ली थी आपके लिए। तो वो जो घटना थी, मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप बताएं वो क्या वाक़या हुआ था और आपने उसका सामना कैसे किया। वाक़या तो आपने पूरा बता दिया है ना। तो ऐसी चीज़ें तो हर पुलिस वाले के साथ होती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे अकेले के साथ हुई। हर पुलिस अधिकारी के जीवन में ऐसा समय आता है। लेकिन चूँकि ये पुलिसिंग मेरा पैशन है, पुलिसिंग मेरे लिए कोई जीविका का साधन या कोई नौकरी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये मेरा पैशन है, इसको मैं दिल से करती हूँ। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो एक अंदर से निर्भीकता मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से आती है। और जो कि जैसा आपने बताया, हम अपने चाचाओं के साथ शिकार में भी गए, जंगल में नाइट कैंप फायर भी किए। और जो अपने मुरैना भिंड के जो रिश्तेदारियाँ हैं, कई बारातों में गए हम उनके साथ, तो हम देखते थे बारात में गैंग आ गई, बारात शादी के दौरान। तो ये सब सिचुएशंस हमारी देखी समझी हुई हैं, है ना। तो हमको इनसे ज़्यादा डर नहीं लगता और अपने पास फोर्स है और एक आत्मबल है। और तो ऐसी परिस्थितियों का सामना हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके ऊपर सामान्य एक कॉमन मैन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो जब आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी के लिए, जब आपके बच्चों पे कोई ख़तरा हो तो फिर आप क्या पीछे हटेंगे क्या। तो ऐसे ही अगर उस जनता के ऊपर कोई ख़तरा है कि जिनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने हमें तैनात किया है, तो कैसे पीछे हटेंगे फिर, है ना। मैम, पुलिस विभाग में अब महिलाओं की भी भर्तियाँ ज़्यादा की जा रही हैं और जैसे आप एक माँ भी हैं और एक पत्नी भी हैं, तो ये जो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पुलिस में 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि आपको कब कौन सी घटना के लिए कॉल आ जाए, कब जाना पड़े, कुछ भरोसा नहीं है। तो ये जो मैनेजमेंट होता है एक महिला का, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, और पुलिस की ड्यूटी भी निभानी है, वो आप कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, मेरे साथ ईश्वरी कृपा से अच्छा ये रहा कि मेरी माताजी ने पूरी तरह मेरे सभी पारिवारिक दायित्वों को संभाल लिया। मेरे दोनों बच्चों की देखभाल पूरी तरह मेरे माताजी के जिम्मे रही। और मेरे बच्चे अभी मुझे दीदी कहते हैं और मेरी माँ को ही मम्मी कहते हैं, ठीक है। तो मेरी बेटी मेरी ससुराल जयपुर में पैदा हुई थी, मैं उसको 1.5 महीने का लाई थी वहाँ से। और उसके बाद जो 1.5 महीने की मैंने अपनी माँ को सौंपी, तो आज वो 18 साल की हो गई है। मैंने पलट के पीछे नहीं देखा। और मेरे बेटा तो यहीं हुआ, तो वो मेरी मम्मी के पास रहा ही। तो मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ। और मेरे पति जयपुर में क्रिमिनल लॉयर हैं, तो उनका भी सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा। और ऐसी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं रही कि वो दफ्तर जा रहे हैं तो मुझे उनको खाना देना है या मुझे उनके कपड़े देखने हैं।
वो अपना वहाँ रह के अपना काम करते थे, मैं अपना यहाँ रह के काम करती थी। और जब हमको समय होता था या जब आवश्यकता होती थी तो हम अपनी दूसरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। मेरे अधिकारियों ने भी मुझे इसमें बहुत सहयोग किया। अनावश्यक रूप से मैं कभी छुट्टी या ऐसी चीज़ें ऑफ कभी मांगती नहीं। और लेकिन जब मुझे ज़रूरत हुई तो भले ही कैसी भी परिस्थिति हुई हो, मेरे अधिकारियों ने हमेशा मेरा सहयोग किया और मुझे उस समय अपनी जिम्मेदारी से मुक्त किया। तो जो महिला अधिकारी अब आ रही हैं पुलिस में, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए। आप देखिए कि आपके घर परिवार में, ससुराल मायके, दूर दराज रिश्तेदारी में कौन ऐसा हो सकता है जो इस तरह से आपको सपोर्ट कर सके, क्योंकि आप ऐसी नौकरी में आ गए कि आपके पास एक मिनट भी अपना नहीं है जिसको आप अपना कह सकें। तो ऐसा नहीं है, छुट्टी से भी आपको वापस बुलाया जा सकता है, छुट्टी लेके अगर जा रहे हैं तो इसलिए एक सपोर्ट सिस्टम विकसित करना ज़रूरी है। दूसरा, केवल आपके उपस्थित रहने भर से ही आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के दूसरे तरीके भी हैं। जैसे अगर बच्चे को तबीयत ख़राब है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके सिराने 24 घंटे मैं ही बैठी रहूं। उसकी अच्छे डॉक्टर को उसको दिखा के, कोई अच्छे जगह उसको रख के, अच्छे उसकी इलाज की व्यवस्था करके, परिवार के दूसरे लोगों को वहाँ लगा के, उनको और किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है उनकी सबकी व्यवस्था करके, इस तरह से भी चीज़ें टाइप की जा सकती हैं। उसके लिए अपने मन को थोड़ा मजबूत रखना पड़ता है ना। मैं 4-4, 5-5 महीने के बच्चों को छोड़ के भी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ उपचुनाव कराने गई। मेरा बेटा केवल 5 महीने का था। बहुत सी ट्रेनिंग्स, बहुत सी ड्यूटीज़ में मैं 3-3, 4-4 महीने के बच्चों को छोड़ के गई हूँ। अभी मैं आज ही अपनी मम्मी से बात कर रही थी। आपको शायद याद होगा, यहाँ क्रिकेट मैच था ग्वालियर में 2009 या 10 में ना, भारत पाकिस्तान का। उस मैच की जिम्मेदारी मेरे को दी गई, पूरा उसका वो करने से लेके। तो 8 दिन तक लगातार मेरे बच्चों को डेली रात को बुखार आ रहा था। एक दिन एक को आता था, एक दिन एक को आता था। और मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम तो सो जाओ, तुम्हें सुबह ड्यूटी जानी है। और वो रात को उनको कुछ दवा ववा दे के उनको एडजस्ट करती थी। मुझे 8 दिन तक समय नहीं मिला कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखा के ले आती। ऐसे ही फ़ोन कर करके पूछ के मैं कर रही थी। और अगर मैं अपने अधिकारियों को बोलती तो क्या मुझे कोई 1 घंटे के लिए ऑफ नहीं करता। लेकिन चूँकि आईजी साहब वहाँ टेंट लगाए हुए थे मैच ग्राउंड में, एसपी साहब वहाँ टेंट लगाए हुए थे ग्राउंड में, मैं उस समय कैसे पूछती कि सर मुझे जाना है। और जब मैच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो तुरंत मैंने अपने बैचमेट्स को कहा कि अब मैं सबसे पहले बच्चों को डॉक्टर को दिखाने ले जाऊँगी। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं उस समय। अब मैं वहाँ आंसू बहाऊँ, दुखी हूँ, हमें अपने मन को कड़ा करना चाहिए। एज ए पुलिस अफसर हमारे बच्चों को बहुत सी सुख सुविधाएँ भी मिलती हैं जो उन्हें हमारे बच्चे होने के कारण मिलती हैं। तो हमारे बच्चे होने के कारण जो परेशानियां हैं वो भी तो उन्हीं को भोगनी है ना, दूसरा कोई थोड़ी भोगेगा। मैम, अब लास्ट चलते चलते आप क्या संदेश देंगे? बहुत सारी महिलाएं भी आपको देख रही हैं इस समय, युवा भी देख रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें संदेश देंगे आप? देखो, युवाओं के लिए तो मेरा कहना एक है कि एक राह बंद होती है तो 1000 खुलती है। उस राह को आपको पकड़ना और उस राह पे चलने की कुव्वत पैदा करना, ये बड़ी बात है। एक चीज़ में अगर आप असफल हो गए, एक प्रतियोगी परीक्षा में आप नहीं रह पाए, तो कभी ये मत सोचो कि अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। क्या पता ईश्वर ने उससे अच्छा आपके लिए कुछ प्लान किया हुआ है। मेरे साथ ही देखो, अगर मैं डॉक्टर होती तो आप मेरे से बात करने क्यों आते? मैं पुलिस अफसर हूँ तो आप मेरे से बात कर रहे हैं। मेरे को इतने लोग जानते हैं, मेरी एक पहचान है। तो उस समय जो मेरा दुख था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो अब खुशी में बदल गया ना, अच्छा ही हुआ। तो पता नहीं, कुछ अगर नहीं हो रहा तो पता नहीं ईश्वर ने आपके लिए क्या प्लान रखा है। आप अपनी मेहनत में कमी मत आने दो। अपने आप को, हारते हम तभी हैं जब हम हार को मान लेते हैं। कितनी बार हारो, लेकिन हार को स्वीकार मत करो, उससे जूझो और उससे लड़ो। ये तो मैं युवाओं को और बच्चों को कहना चाहती हूँ। महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला तो हम हैं ही, ईश्वर ने बनाया, हमारी जो बायोलॉजिकल संरचना है। लेकिन महिला मानने से पहले अपने आप को एक मनुष्य मानो, अपने आप को एक व्यक्ति मानो। और एक मनुष्य की जो गरिमा है, मनुष्य का जो आत्मसम्मान है, मनुष्य के जो दायित्व हैं, उनके साथ जीना सीखो। तो आप जब अच्छा मनुष्य बनेंगे, और फिर मनुष्य जब आप अच्छे होंगे और उसमें आपका महिला तत्व घुसेगा, एक करुणा, एक संवेदनशीलता, एक ममता, वो भी जब उसके साथ जुड़ेगी तो आप किन ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो महिला होने के कारण अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की आवश्यकता नहीं है। महिला से पहला कदम है महिला। तो ठीक है, हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों के लिए महिला हैं, लेकिन अगर मैं एज एडिशनल एसपी यहाँ पदस्थ थी या कहीं और हूँ, तो वहाँ मेरा महिला होना या पुरुष होना, उससे क्या अंतर आने वाला है? मैंने वर्दी पहन ली, मेरी जो ड्यूटी है वही किसी पुरुष की ड्यूटी है। महिला होने के कारण केवल इतना है कि आप लोग मेरे साथ एक विशेष प्रेम रखेंगे,
अपनी बहन बेटी की तरह समझेंगे, मैं भी एक अतिरिक्त ममता और करुणा के साथ आपको डील करूँगी। धन्यवाद मैम। हमारे साथ थी शिवपुरी में 18 बटालियन डिप्टी कमांडेंट श्रीमती सुमन गुर्जर जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें हमसे हमारे साथ शेयर की। उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में हमें बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो डिमोटिवेट हुई या डिप्रेशन में हुई तो कैसे वो बाहर निकली। निश्चित ही मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या फिर पीएससी एमपीपीएससी की। साथ ही उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो लोग कहीं ना कहीं किसी भी मुश्किल में आकर थोड़ी सी बात पर घटना में हार मान लेते हैं। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।